Hello friends, I am Neeru, PGT Commerce from केंद्रीय विद्यालय OEF हजरतपुर। पिछली क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं, किस तरीके से पूरी ट्रांजैक्शन रीड की जाती है एंड कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से अकाउंट उसमें इन्वॉल्व हैं, कैसे नेचर डिसाइड किया जाएगा, कैसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉलो किया जाता है और इन व्हाट मैनर दैट ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Today we are continuing the same topic, and in that topic we have to see some specific transactions. कुछ specific transactions हैं, उनकी हम accounting entries देखेंगे कि किस तरीके से उन transactions को हम record करते हैं। ठीक है, तो here your first specific transaction के अंडर आपका है bad debts. Bad debts you already know क्या होता है। If an amount say of credit sales is not recoverable or is partially recoverable, then the amount not recoverable is called bad debt. जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं और जो हमारे कस्टमर्स होते हैं और इन केस इफ़ दे आर नॉट मेकिंग द पेमेंट, अगर हमें पेमेंट नहीं मिलती तो जितनी पेमेंट हमें नहीं मिली होती उस अमाउंट को हम बैड डेट कहते हैं। इट इज़ अ लॉस फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए तो लॉस होगा। देयरफॉर इट विल बी डेबिटेड टू बैड डेट अकाउंट। ठीक है, आपको पता है अकॉर्डिंग टू योर नॉमिनल अकाउंट वी हैव टू डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, so that's why bad debt account should be debited and credited to the personal account of the debtor. जो डेटर होगा उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। if the name of the debtor is given तो उसके नाम को हम क्रेडिट कर देंगे। एंट्री आपकी होगी कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट। दिस इज हेयर वी हैव टू राइट द अमाउंट विच वी हैव रिसीव्ड। अगर पार्शली अमाउंट मिला है और कुछ पैसा नहीं मिला तो जितना पैसा मिलेगा वो हम कैश अकाउंट के और बैंक अकाउंट के अंडर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, बैड डेट अकाउंट विल बी डेबिटेड। यहाँ हमें वो अमाउंट लिखना है जो हमें रिकवर नहीं हुआ है डेटर्स से, एंड टू डेटर्स the amount will be written here. Here we can see the example. Sohan is declared insolvent, received from his official receiver 60 paisa in a rupee on a debt of rupees 10,000. सोहन जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, उससे हमें 10,000 रुपीज़ लेने थे। ठीक है, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो वो कितने दे रहा है, 60 पैसा इन अ रुपी देता है। तो इट मीन्स 1 रुपये में हमें 60 पैसे मिल रहे हैं, तो 10,000 में हमें कितने मिलेंगे, 6,000 रुपीज़। तो जितना अमाउंट मिलेगा दैट विल बी रिटन कैश अकाउंट डेबिट। बैड डेट अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द अमाउंट विच वी हैव नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर। तो यहाँ हमें सोहन से 4,000 रुपीज़ नहीं मिले, तो इट्स अ लॉस, दैट्स वाई इट विल बी डेबिटेड, एंड टू सोहन 10,000. Here you will write the narration. Being the cash dividend of 60 paisa and a rupee out of his debt of rupees 10,000 received from Sohan on his insolvency. तो this is the example of bad debt कि अगर bad debt अगर हमारे क्वेश्चन में गिवन होते हैं तो उसे हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज़ क्लियर। हाँ जी, आगे हम देखते हैं ड्राइंग्स कि अगर हमारी ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स का मीनिंग सबको पता है। इट मीन्स द अमाउंट और द गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। अगर प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को विड्रॉ करे या मनी विड्रॉ करे, दैट अमाउंट इज कॉल्ड ड्राइंग। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज़ 5,000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। 5,000 की गुड्स प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले ली, तो इन दिस केस ड्राइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट 5,000। तो दिस इज़ योर इम्पॉर्टेंट एंट्री। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि चाहे तो हम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है प्रोप्राइटर या गुड्स विड्रॉ कर रहा है, दोनों ही केसेस में ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। क्लियर? Then you are having
लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर सॉरी लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर इन बोथ द केसेस, या तो हमारा स्टॉक है थेफ्ट की वजह से लॉस हुआ हमें, या फायर की वजह से लॉस हुआ, तो दोनों ही केस में हमारा लॉस हुआ। तो लॉस ऑफ गुड्स इन दिस केस यू हैव सीन कि दिस इज़ अ लॉस, गुड्स का लॉस है, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए भी लॉस है। नाउ लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट विल बी डेबिटेड। इस केस में अगेन अगर हमारा लॉस होता है तो आप सबको पता है कि अगर लॉसेस होंगे तो उनको डेबिट किया जाता है, ठीक है, बिकॉज द लॉस इनकर्ड इन एन इंक्रीज इन द एक्सपेंस एंड द परचेजेज अकाउंट इज क्रेडिटेड बिकॉज इट इज़ नॉट अ सेल। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लीजिए, गुड्स ऑफ ₹3000, परचेजिंग कॉस्ट है उसकी 3000, वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फायर की वजह से 3000 की जो गुड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो इसकी जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 3000 3000 डन। Then you are having outstanding expenses. This is your next important transaction. कई बार एग्जाम में आ जाता है। These are the expenses that are of the current year but have not been paid till the year end. ठीक है, तो ऐसे expenses होते हैं जिनके अगेंस्ट हम सर्विसेज तो ले चुके हैं बट अभी तक हमने पेमेंट नहीं की, तो these will be called outstanding expenses. ठीक, now just come and see one example related to this. Outstanding wages ₹5,000. Here outstanding wages जो है that is our liability for the firm. तो अगर liability में increase होगा तो definitely जो outstanding wages हैं वो हमारे credit होने चाहिए. That's why the entry will be wages account debit to outstanding wages account. Clear? दोबारा से देख लीजिए, wages account debit 5,000 to outstanding wages account, amount will be written on credit column. So this is again it's very important concept, ये हमें पता होना चाहिए. After that you can see another transaction which is related to deposited ₹10,000 in bank. बैंक में हमने डिपॉजिट कराए हैं 10,000 रुपीज़. अगर बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराओगे तो डेफिनेटली बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड. रीज़न, यू ऑलरेडी नो कि जो बैंक अकाउंट है दैट इज़ पर्सनल अकाउंट एंड द रूल इज़ डेबिट द रिसीवर, दैट्स वाई बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड. एंड अगर हम बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो कैश अकाउंट भी इन्वॉल्व होगा. कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, एंड यू ऑलरेडी नो द रूल दैट वी हैव टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो यहाँ पे कैश हमारे बिजनेस से जाएगा तो हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया. तो दिस इज़ द जर्नल एंट्री ऑफ डिपॉजिटेड ₹10,000 इन बैंक. क्लियर? Now just see some other examples. Goods costing ₹7,500 returned to Ramesh. 7,500 की गुड्स हमने रिटर्न करी हैं रमेश को. तो रिटर्न करी हैं तो इसका मतलब हमने उससे परचेज की होंगी तभी तो रिटर्न करी हैं. तो इट विल बी कंसिडर्ड अवर परचेजेस रिटर्न. ठीक है, तो एक परचेजेस रिटर्न हमारा इन्वॉल्व है इसमें. किसको वापस करी है, रमेश को, तो डेफिनेटली रमेश अकाउंट विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व. हियर यू कैन सी द गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश आर रिटर्न टू हिम, उसको वापस की गई. इट मीन्स द लाइबिलिटी टूवर्ड्स रमेश हैज रिड्यूस्ड एंड गुड्स परचेज्ड हैव बीन रिटर्न्ड
तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, क्योंकि जो परचेज हमने करी थी वही वापस कर रहे हैं, तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा. एंड रमेश will receive the goods, his account will be debited by rupees 7,500. ठीक है, तो this is the journal entry of goods costing rupees 7,500 returned to Ramesh. Now just come to some other examples. Paid salaries rupees 20,000 in cash. बिजनेस में सैलरीज पे की जाती हैं, तो सारी सैलरीज कैश में दी हैं 20,000. द अकाउंट इन्वॉल्व्ड आर सैलरीज एंड द कैश, यू कैन सी. एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सैलरीज अकाउंट. ठीक है, नेचर हमें पता होना चाहिए और रूल पता होना चाहिए, तभी हम जर्नल एंट्री कर पाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आइडेंटिफाइड द सैलरीज अकाउंट एंड द कैश अकाउंट. 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड. Now we know, according to the traditional approach, we have to debit all expenses. कि जो सैलरीज हैं ये हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है ये हमारा, तो इसीलिए हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा. एंड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच वी कैन सी कि अगर एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ होता है तब भी डेबिट करते हैं. तो आप कोई भी अप्रोच यूज़ कर लीजिए, सैलरीज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे. टू कैश, because salary is paid in cash, so that's why cash is going out of the business, so cash account will be credited. According to the rule भी you can see कि जो cash account है, as the cash is going out of the business, that's why it will be credited. And according to the modern approach, as the cash is decreasing, that's why it will be credited. ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे. तो दिस इज़ द जर्नल एंट्री, दैट इज सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश फॉर द ट्रांजेक्शन पेड सैलरीज रुपीज़ 20,000 इन कैश. नाउ जस्ट सी अनदर एग्जाम्पल. विड्रॉ कैश रुपीज़ 5,000 फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस. पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए प्रोप्राइटर ने कैश विड्रॉ किया है 5,000 का. तो अर्लियर आई हैव टोल्ड यू कि वेदर द प्रोप्राइटर इज विदड्रॉइंग कैश और गुड्स, दैट विल बी कंसिडर्ड ड्रॉइंग्स. तो यहाँ ड्रॉइंग अकाउंट इन्वॉल्व है एंड सेकंड कैश अकाउंट इन्वॉल्व है. ठीक है, तो ड्रॉइंग अकाउंट के लिए हमने जो रूल फॉलो किया दैट इज डेबिट द रिसीवर, तो दैट्स वाई ड्रॉइंग अकाउंट इज डेबिटेड. टू कैश, कैश विड्रॉ किया है तो कैश विल रिड्यूस, दैट्स वाई द कैश अकाउंट विल बी credited. So these are some specific journal entries which we have seen, and I think this is clear to everyone. यहाँ की क्लास हम यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में we will continue with the same concept. Till then, take care and have a nice day. Thank you.